नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अलीसा सक्सेस पॉइंट पे आपका फिर से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों हमारी क्लास चल रही थी इंग्लिश एजेस से संबंधित। इंग्लिश एजेस में हम पढ़ रहे थे रोमांटिक एज। पिछली क्लास में हमने रोमांटिक एज की प्रमुख विशेषताएं, कब शुरू हुआ, कब समाप्त हुआ, मुख्य क्या-क्या खास बात थी रोमांटिक एज की, वो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। दोस्तों आज जो हमारी क्लास होगी वो होगी चीफ रोमांटिक पोएट से संबंधित। यानी रोमांटिक एज के प्रमुख कवि कौन-कौन थे, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी थी, ठीक है, उनका अध्ययन हम आज की क्लास में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ तो दोस्तों देखिए, पहला जो कवि है वो है एस.टी. कोलरिज, सैमुअल टेलर कोलरिज। इनका जीवन काल है वो 1772 से लेकर के 1834 तक का था। ये विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर के इन्होंने अपना एक पुस्तक लिखी थी लिरिकल बैलाड, जिससे रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है। तो ये रोमांटिक एज के सबसे प्रमुख कवि हैं। चलिए देखते हैं इनके बारे में। कोलरिज वाज वन ऑफ द थ्री प्रोमिनेंट लेक पोइट्स। प्रोमिनेंट क्या होता है? प्रसिद्ध। क्या होता है? प्रसिद्ध। कि एस.टी. कोलरिज है वो तीन प्रसिद्ध कवियों में से एक थे। कौन से तीन प्रसिद्ध कवि? लेक पोइट्स। लेक पोइट्स ऑफ स्कूल के नाम से एक ग्रुप है कवियों का, जिसके अंदर तीन कवि मुख्य थे। उन तीन में से एक प्रमुख कौन थे? एस.टी. कोलरिज थे, सैमुअल टेलर कोलरिज। ही इज प्रोबेबली बेस्ट known for his poem Kubla Khan, as well as for his major prose work Biographia Literaria। ये इनकी दो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। ही इज प्रोबेबली, प्रोबेबली क्या होता है? संभवतः। ही इज प्रोबेबली बेस्ट नोन, वह संभवतः सबसे अधिक जाने जाते हैं। किसके लिए? हिज पोएम, उसकी कविता जिसका नाम है कुबला खान, जो सुपर नेचुरल एलिमेंट से भरी हुई है। जो प्रमुख विशेषता है रोमांटिक एज की, सुपर नेचुरलिज्म, अलौकिक तत्वों का प्रयोग, उसका सबसे अधिक प्रयोग किया है वो एस.टी. कोलरिज ने किया है। और उसकी जो पोएम है प्रसिद्ध वो है कुबला खान। इसके साथ साथ उसका मुख्य जो गद्य कार्य था, प्रोज वर्क, गद्य कार्य था बायोग्राफिया लिटरेरिया। इसके लिए दोनों वर्क के लिए कुबला खान को विशेष रूप से, सॉरी, एस.टी. कोलरिज को विशेष रूप से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, द रोमांटिक मूवमेंट गेन मोमेंटम फ्रॉम द वर्क्स ऑफ कोलरिज, who along with his contemporary William Wordsworth created some of the most notable verses in keeping with the romantic tradition formulated in the lyrical ballad 1798। क्या कह रहा है? द रोमांटिक मूवमेंट, रोमांटिक मूवमेंट ने, आंदोलन ने, गेन मीन्स क्या होता है? प्राप्त करना, मोमेंटम मीन्स गति। क्या होता है? गति। और गेन का क्या होता है? प्राप्त करना। कि रोमांटिक एज को गति प्राप्त हुई, यानी वो परवान चढ़ा किससे? फ्रॉम द वर्क्स ऑफ कोलरिज, कोलरिज के कार्यों से। वो अलोंग विद हिज कंटेम्परेरी, कंटेम्परेरी क्या होता है? समकालीन या तत्कालीन, ठीक है, समकालीन। क्यों? एस.टी. कोलरिज के समकालीन थे विलियम वर्ड्सवर्थ, उनके साथ मिलकर के क्रिएटेड मीन्स रचनाएं की, रचना की। सम ऑफ द मीन्स कुछ, मोस्ट नोटेबल, बहुत ही उल्लेखनीय, वर्सेस क्या होता है? छंद या कविता। क्या होती है? छंद या कविता। कीपिंग विद मीन्स बनाए रखते हुए, द रोमांटिक ट्रेडिशन, परंपरा क्या होती है? ट्रेडिशन, परंपरा, रोमांटिक, रोमांटिक युग की परंपरा को फॉर्मुलेटेड में से सही रूप के अंदर इन द लिरिकल बैलेड्स, लिरिकल बैलेड में। कि एस.टी. कोलरिज ने विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर के, जो उसके समकालीन था, उन्होंने रोमांटिक युग की जो परंपरा थी उसको असली रूप, असली जामा पहनाते हुए लिरिकल बैलाड जो 1798 में लिखा था, उसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण छंदों की या कविताओं की रचना की। नेक्स्ट देखिए, कोलरिज कंट्रीब्यूशन टू द रोमांटिसिज्म was remarkable for the treatment of mysterious
and supernatural subjects in a manner bestowed in illusion of reality. illusion क्या होता है? भ्रम। और रियलिटी क्या होती है? वास्तविकता। क्या होती है? वास्तविकता। कंट्रीब्यूशन को कहेंगे योगदान, कि कोलरिज का जो योगदान है इन रोमांटिसिज्म, रोमांटिक युग के अंदर, वाज रिमार्केबल मीन्स यादगार है, याद करने योग्य है। फॉर द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या होता है? उपचार। क्या होता है? उपचार। मिस्टीरियस, रहस्यमयी। मिस्टीरियस क्या होता है? रहस्यमयी। एंड सुपरनेचुरल सब्जेक्ट्स, अलौकिक विषय। सुपरनेचुरल, अलौकिक विषय। इन ए मैनर, इस प्रकार से, दैट बेस्टोवर्ड, बेस्टोवर्ड मीन्स होता है प्रस्तुत करना, एन इल्यूजन ऑफ रियलिटी, वास्तविकता का भ्रम। कि एसटी कोलरिज का जो महत्वपूर्ण योगदान है रोमांटिक युग के अंदर है, वो इस बात में है कि उन्हें रहस्यमयी और जो अलौकिक विषय है उनका प्रयोग इस प्रकार से किया है कि उन्होंने वास्तविकता के भ्रम को ही दूर कर दिया है। कोलरिज ग्रेटेस्ट पोएम्स इंक्लूड क्रिस्टाबेल। कोलरिज की जो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण कविताएं हैं उनके अंदर मुख्यतः एक तो क्रिस्टाबेल है। क्या है? क्रिस्टाबेल है। दूसरी है कुबला खान, जो सुपरनेचुरल एलिमेंट के लिए जानी जाती है। किसके लिए? सुपर नेचुरल एलिमेंट। ये सुपर नेचुरल एलिमेंट से फुल है, भरी हुई है। ठीक है। थर्ड है वो द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, बहुत ही फेमस पोएम है इनकी, द राइम ऑफ ए एंशिएंट मैरिनर। नेक्स्ट है फ्रांस एंड ओड, फ्रांस के ऊपर उन्होंने एक ओड लिखा है। डेस्टिनी ऑफ नेशंस, राष्ट्रों का भाग्य, ये एक इनकी अलग रचना है। क्या है? डेस्टिनी ऑफ ए नेशंस, राष्ट्रों का भाग्य। नेक्स्ट जो इनकी रचना है वो है फ्रोस्ट एट मिडनाइट, मध्य रात्रि की ठंड। फ्रोस्ट एट मिडनाइट। डिजेक्शन, डिजेक्शन क्या होता है? निराशा। क्या होती है? निराशा। ये एक ओड है, निराशा के ऊपर लिखा हुआ इनका, डिजेक्शन एंड ओड। यूथ एंड एज, यूथ एंड एज, यूथ क्या होती है? जवानी और उम्र। ये भी एसटी कोलरिज की प्रसिद्ध कविता है। ठीक है। तो ये कुछ एसटी कोलरिज की महत्वपूर्ण रचनाएं थी, जिसके अंदर क्रिस्टाबेल, कुबला खान, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, फ्रांस एंड ओड, डेस्टिनी ऑफ नेशंस, फ्रोस्ट एट मिडनाइट, डिजेक्शन और यूथ एंड एज। इन्होंने सुपरनेचुरल एलिमेंट को सबसे ज्यादा प्रयोग किया था रोमांटिक एज के अंदर है। और ये वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर के इन्होंने लिरिकल बैलाड की रचना 1798 में करते हुए रोमांटिक एज का सूत्रपात किया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, दूसरा देखिए। नेक्स्ट है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 से लेकर के 1850। विलियम वर्ड्सवर्थ है वो रोमांटिक एज के सबसे प्रसिद्ध कवि है, और रोमांटिक एज को एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है। वर्ड्सवर्थ वाज ए मेजर इंग्लिश रोमांटिक पोइट who helped to formally launch the romantic age in English literature through the publication of lyrical ballads in 1798 with Samuel Taylor Coleridge। क्या कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ है वो रोमांटिक एज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि है, मुख्य कवि है, जिसने औपचारिक तौर पर, फॉर्मली, औपचारिक तौर पर, औपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से लॉन्च में से शुरू किया था। लॉन्च क्या होता है? शुरू करना। रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य के अंदर रोमांटिक एज को थ्रू द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलाड, लिरिकल बैलाड के प्रकाशन के माध्यम से, विद सैमुअल टेलर एसटी कोलरिज, सैमुअल टेलर कोलरिज के साथ मिलकर के 1798 में लिरिकल बैलाड के प्रकाशन के माध्यम से अंग्रेजी साहित्य के अंदर रोमांटिक एज की शुरुआत की थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने। यहाँ पे होगा द पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ
आर बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पोइट्स बिलीफ इन पोएट्री एज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन विद नेचर एंड मैन। क्या कह रहा है? द पोएम्स मीन्स कविताएं ऑफ द वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई कविताएं आर बेस्ट मीन्स सबसे अच्छी, रिप्रेजेंटेटिव में से प्रतिनिधित्व कि विलियम वर्ड्सवर्थ की कविताएं हैं वो सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करती है किस बात का? द पोइट्स बिलीफ, कवि के विश्वास का, किसमें? इन पोइट्री, कविता के अंदर, एज ए मीडियम मीन्स माध्यम, ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? संचार या संप्रेषण, संचार या संप्रेषण विद नेचर एंड मैन, प्रकृति और मनुष्य के बीच में, कि प्रकृति और मनुष्य के बीच संप्रेषण के माध्यम के रूप में कविता के अंदर कवि के विश्वास का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व है वो वर्ड्सवर्थ की कविताएं करती है। ही इज नोन, उसको जाना जाता है एज पोइट ऑफ नेचर, प्रकृति का कवि, कि विलियम वर्ड्सवर्थ को पोइट ऑफ नेचर या प्रकृति का कवि माना जाता है। वर्शिपर ऑफ नेचर, वर्शिपर क्या होता है? उपासक, प्रकृति का उपासक भी उसे कहा जाता है। द लेक पोइट, और लेक पोइट के नाम से भी उसको जाना जाता है। लेक पोइट के अंदर तीन प्रमुख कवि थे, पहला एस.टी. कोलरिज था, दूसरा विलियम वर्ड्सवर्थ है, तीसरा आगे बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंस्पायर्ड हिम, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति ने जो 1789 के अंदर हुई थी उसने उसको इंस्पायर्ड किया। क्या किया? इंस्पायर्ड किया, प्रेरित किया, कि वो फ्रांस की क्रांति से बहुत अधिक प्रेरित हुए। ही बिकेम द पोइट ऑफ लॉरिएट इन इंग्लैंड, ही बिकेम मींस वह बना था, उसने प्राप्त किया था द पोइट ऑफ लॉरिएट, कवियों का कवि, यानी कवि पुरस्कार बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं? कवि पुरस्कार, कि उसे इंग्लैंड के अंदर कवि पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था, वह कवियों का कवि बना था, राजकवि बना था। इन नेचर द ग्रेट क्रिएटर एग्जिस्ट, इन नेचर मीन्स प्रकृति के अंदर, ग्रेट क्रिएटर, महान रचयिता, एग्जिस्ट मीन्स अस्तित्व में है, कि इस प्रकृति के अंदर महान जो रचयिता है उसका अस्तित्व है, ऐसा उसका मानना था। His belief is known as pantheism. His belief, उसका विश्वास, is known means उसको जाना जाता है as pantheism, क्यों? प्रकृति के अंदर जो उनका विश्वास था उसको पैंथेनिज्म के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आ सकता है कि प्रकृति के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ का जो विश्वास था उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसका उत्तर होगा पैंथेइज्म। नेक्स्ट देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ was the brightest star of the age of the romantic period, कि विलियम वर्ड्सवर्थ है वो रोमांटिक एज के एक चमचमाते हुए सितारे के समान थे। ब्राइटेस्ट स्टार, चमकता हुआ सितारा, चमकता हुआ सितारा, कि विलियम वर्ड्सवर्थ है वो रोमांटिक एज के चमकते हुए सितारे के समान थे। ठीक है, उन्होंने एस.टी. कोलरिज के साथ 1798 के अंदर लिरिकल बैलाड की रचना करते हुए रोमांटिक एज की सूत्रपात किया था। वो लेक पोइट के नाम से भी जाने जाते हैं, वो वर्शिपर ऑफ नेचर के नाम से भी जाने जाते हैं, और पोइट ऑफ नेचर के नाम से भी उनको पुकारा जाता है। वे इंग्लैंड के पोइट लॉरिएट भी बने थे। उनका जो प्रकृति के अंदर रचयिता का विश्वास था उसको पैंथेइज्म के नाम से जाना जाता है। इनकी जो मुख्य रचनाएं थी उनको देखते हैं। हाँ, देखिए कौन कौन से होते हैं। पहली थी दी लिरिकल बैलाड 1798 के अंदर, स्टार्टेड रोमांटिक मोमेंट, ठीक है, इसकी रचना के साथ ही रोमांटिक एज की शुरुआत हुई थी 1798 में। नेक्स्ट है दी प्रील्यूड, उसके बाद आता है दी एक्सकर्शंस, टिंटन एबे, ओड टू द इमिटेशन ऑफ इमोर्टेलिटी, बहुत ही महत्वपूर्ण है,
ओड ऑन ए इंटीमेशन ऑफ ए इमोर्टेलिटी। माइकेल नेक्स्ट है द सोलेटरी रिपर, जिसका दूसरा नाम लादोमिया भी है, ठीक है, लादोमिया बहुत ही महत्वपूर्ण है वर्ड्सवर्थ की द सोलेटरी रिपर। ओड टू ड्यूटी, कर्तव्य के गीत, टू मिल्टन, ओड टू मिल्टन, द लीज गैदरर, अपॉन वेस्टमिनिस्टर एबे, अपॉन वेस्टमिनिस्टर एबे, ये भी ज्यादा महत्वपूर्ण पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की। द रेनबो, वी आर सेवन, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, भौतिकतावाद पर दर्शाया हुआ एक सोनेट है विलियम वर्ड्सवर्थ का। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, कि हम बहुत ज्यादा भौतिकवादी हो गए हैं। टू द कुकू और द डैफोडिल्स, प्रकृति के प्रति उनके प्रेम को प्रकट करने वाली सबसे महत्वपूर्ण पोएम है द डैफोडिल्स, ठीक है। तो ये इनके द्वारा कुछ लिखी गई महत्वपूर्ण रचना थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ने और क्या किया था। हाँ आगे देखिए, जो थर्ड पोइट आता है रोमांटिक केज का वो है रॉबर्ट साउदी। पहला एस टी कोलरिज था, दूसरा विलियम वर्ड्सवर्थ था, तीसरा है रॉबर्ट साउदी। 1774 से लेकर के 1843 तक इनका कार्यकाल था। रॉबर्ट साउदी फॉर्म्स द लास्ट ऑफ द ट्राइड नोन एज द लेक पोइट्स। ट्राइड क्या होता है? त्रिदेव। क्या होता है? त्रिदेव। कि जो अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि तीन बहुत ही महत्वपूर्ण कवि थे जो लेक ऑफ पोइट्स के नाम से जाने जाते हैं, जिनमें पहला था एस टी कोलरिज, दूसरा था विलियम वर्ड्सवर्थ, और त्रिदेव की लास्ट जो कवि थे वो थे रॉबर्ट साउदी, जिनको लेक पोइट के नाम से जाना जाता है। The other two being कोलरिज एंड वर्ड्सवर्थ, जो दूसरे दो और कवि थे वो एस टी कोलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ थे। साउदी devoted himself to study of literature while writing both prose and poetry। devoted क्या होता है? समर्पित करना। क्या होता है? समर्पित करना। himself means अपने आप को, to the study of literature साहित्य के अध्ययन में, while writing लिखने के दौरान, both prose and poetry गद्य और पद्य, कि साउदी ने गद्य और पद्य को लिखते समय, यानी गद्य की रचना करते हुए, पद्य की रचना करते हुए अपने आप को साहित्य के अध्ययन के प्रति समर्पित कर दिया था। वो समर्पित भाव से साहित्य का अध्ययन करने लगे थे। He was made poet laureate in 1813। उनको भी 1813 के अंदर कवि पुरस्कार मिला था, वो भी पोइट लॉरिएट बनाए गए थे। His reputation as a poet rests mainly upon poems like Joan of Arc 1798, Thabala the Destroyer 1801, The Curse of Kehama 1810 and Roderick the Last of the Goths 1814। His reputation means छवि या प्रतिष्ठा, कि उनकी जो कवि के रूप में जो छवि या प्रतिष्ठा है वो मुख्य रूप से उनकी जो कविताएं थी, जैसे जोन ऑफ आरक जो 1798 में लिखी थी, थाबाला द डिस्ट्रॉयड 1801 में लिखी थी, द कर्स ऑफ केहमा 1810 में लिखी थी, और द रोडरिक द लास्ट ऑफ द गोथ्स वो 1814 में लिखी थी। इन पोएम के कारण उनकी प्रतिष्ठा है वो मुख्य रूप से है। टाइपिकली क्या होता है? आमतौर पर। क्या होता है? आमतौर पर। romantic in theme, most of these poems are too ambitious। ambitious क्या होता है? महत्वाकांक्षी। क्या होता है? महत्वाकांक्षी। कि आमतौर पर उनकी जो कविताएं थी वो विषय वस्तु में रोमांटिक थी, उनकी विषय वस्तु रोमांटिक थी, लेकिन उनकी जो अधिकांश पोएम थी वो रोमांटिक होने के साथ साथ बहुत ही महत्वाकांक्षी कविताएं थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर पोइट है रोमांटिक एज का, वो है जॉर्ज जॉर्डन बायरन 1788 से 1824। बहुत ही छोटा सा जीवन काल था इनका, जीजी बायरन का। जीजी बायरन, जॉर्ज जॉर्डन बायरन। जॉर्ज जॉर्डन बायरन वाज ए ब्रिटिश पोइट, ये एक इंग्लैंड के कवि थे, एंड वन ऑफ द लीडिंग फिगर इन द रोमांटिक मूवमेंट।
और रोमांटिक आंदोलन के एक बहुत ही अग्रणी व्यक्ति थे। उन्होंने रोमांटिक आंदोलन के अंदर अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह भूमिका मतलब कोई आंदोलन करने से नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने लेखन कार्य के माध्यम से गद्य और पद्य के अंदर अपना योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से दिया था। ही वॉज कॉल्ड, उनको कहा जाता है द रिपल, रिपल में से विद्रोही, क्या कहा जाता है, विद्रोही कहा जाता है। पोइट इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के अंदर, उन्हें इंग्लैंड के अंदर विद्रोही कवि के नाम से जाना जाता है। He was also an influential poet of the age of the romantic period. Influential में से प्रभावशाली, कि वे एक रोमांटिक युग के प्रभावशाली कवि थे। उनका प्रभाव रोमांटिक एज के अंदर बहुत अधिक ज्यादा था। He published his first work, कि उनका जो पहला कार्य जिसका प्रकाशन हुआ उसका नाम था आवर्स ऑफ आइडलनेस, जिसको जुवेलनिया भी कहा जाता है। पहला काम था उनका, पहला जो वर्क था वो था आवर्स ऑफ आइडलनेस, जिसे जुवेनिलिया भी कहा जाता है। एट द एज ऑफ 19, मात्र 19 वर्ष की उम्र के अंदर ही उन्होंने ये पुस्तक लिख डाली थी। When he was reading, जब वो पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, कहां पर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर, कि जब वे मात्र 19 वर्ष के थे और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर अपना अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी पहली पुस्तक आवर्स ऑफ आइडलनेस को प्रकाशित कर डाला था, लिख डाला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उनके जो मुख्य कार्य है वो है चाइल्ड हार्डोस पिलग्रिम्स, कि चाइल्ड हार्डोस की तीर्थ यात्रा। पिलग्रिम्स क्या होता है, तीर्थ यात्रा। नेक्स्ट है डॉन जुएन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है डॉन जुएन। द ब्रिज ऑफ एबेडोस, मैनफ्रेड, द ग्रेओर, आवर्स ऑफ आइडलनेस, जो 19 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने अध्ययन कार्य करते हुए ही रचना की थी। द विजन ऑफ जजमेंट, जिसको उत्तराखंड के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, विजन ऑफ ए जजमेंट। द प्रिजनर ऑफ चिल्ली, द प्रिजनर ऑफ ए चिलोन, लारा, मेरिनो फेलेरियो, इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉट रिव्यूअर्स, अंग्रेजी कवि, बार्ड्स क्या होता है, कवि, कि इंग्लिश कवि, और स्कॉच के रिव्यूअर क्या होते हैं, समीक्षक, स्कॉटलैंड के समीक्षक। द सीज ऑफ कोरिंथ, सीज क्या होती है, घेराबंदी, क्या होती है, घेराबंदी, की कोरिन्थ की घेराबंदी। द कोर्सेयर केन, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचना है जो उन्होंने रोमांटिक एज के अंदर लिखते हुए अपना योगदान दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कवि है, 5 नंबर है अपनी आज की क्लास के अंदर, नाम है पर्सी बायसी शैली। इनका कार्यकाल 1792 से 1822 तक था। कुल मिला के ये 30 साल के ही इनका जीवन काल था। इन शैली के अंदर वी फाइंड, हम पाते हैं, एज इन अदर रोमांटिक पोइट्स, जैसा कि हमें दूसरे रोमांटिक कवियों के अंदर मिलता है, एन इंटेंसली पैशनेट liking for everything represented in the nature. Intensely means गहरा, क्या होता है, गहरा। पैशनेट, भावुकता के साथ, भावुक। लाइकिंग मीन्स पसंद। फॉर एवरीथिंग, प्रत्येक वस्तु के लिए। रिप्रेजेंटेड इन नेचर, जो प्रकृति के अंदर उपस्थित है। कि दूसरे रोमांटिक कवियों की तरह भी हम शैली के अंदर नेचर, प्रकृति के अंदर प्रत्येक उपस्थित चीज के लिए गहरी भावुक पसंद पाते हैं। वो प्रकृति की जो प्रत्येक वस्तु को देखते थे उसके प्रति भावुकता के साथ, बड़े गहरी भावुकता के साथ उसको पसंद करते थे। विच मीन्स जो, ही रेंडर्ड मीन्स प्रस्तुत करना, प्रदान करना। into extremely melodious verse, extremely क्या होता है, अत्यधिक, melodious मधुर, और वर्ष क्या होती है, कविता, कि जिसे वे एक बहुत ही मधुर कविता के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक
चीज जो वो प्रकृति के अंदर देखते हैं, जिसके प्रति अपनी जो गहरी भावुकता है, वो बहुत ही मधुर गीतमय तरीके से अपनी कविताओं के अंदर प्रस्तुत करते हैं। एट टाइम्स कई बार, हाउ एवर हालांकि, he displays a sense of vain revolt against the contemporary society in a manner that likens him to Byron। हाँ, क्या कह रहा है कि कई बार हालांकि, he displays मीन्स प्रदर्शित करते हैं, ए सेंस ऑफ वेन, वेन मीन्स बेकार में ही, व्यर्थ में ही, रिवोल्ट मीन्स विद्रोह है, अगेंस्ट द कंटेम्परेरी सोसाइटी, समकालीन समाज के प्रति, इन ए मैनर अपने तरीके से, कई बार वे अपने तरीके से समकालीन समाज के प्रति एक व्यर्थ ही, बेकार के अंदर विद्रोह की भावना को प्रदर्शित करते हैं। That likens him to the Byron, जो उसे बायरन की तरह ही प्रस्तुत करती है। बायरन भी इंग्लैंड के अंदर विद्रोही कवि के नाम से जाने जाते हैं, और ऐसी भावना के माध्यम से वो उसे बायरन के समान प्रस्तुत कर देते हैं। Through his poetic works, we may chart two distinct moods। Through his poetic works, उसके जो कवि के द्वारा, उसके जो काव्य कार्य है, जो उसने लेखन कार्य किया कविताओं के माध्यम से, उसके द्वारा वी में चार्ट में से हम देख सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, टू डिस्टिंक्ट मूड, डिस्टिंक्ट होता है अलग अलग, मूड में रूप की, हम उसके दो अलग अलग रूप में उसको देख सकते हैं कि शैली के दो अलग अलग मूड या अलग अलग रूप कौन कौन से हैं। फर्स्ट, प्रथम देखिए कौन सा है, इन विच ही अपीयर्स एज ए जीनियस रिफॉर्मर डिस्प्लेइंग ए सेंस ऑफ हरी। सबसे पहला रूप होता है उसके अंदर, अपीयर्स मीन्स वह प्रकट होता है, जीनियस मीन्स उत्साही, क्या होता है, उत्साही, और रिफॉर्मर मीन्स सुधारक, क्या होता है, सुधारक। डिस्प्लेइंग मीन्स जो प्रदर्शित करता है, ए सेंस ऑफ हरी, हरी क्या होता है, जल्दबाजी की, जो पहले सेंस के अंदर हम उसे एक उत्साही सुधारक के रूप में देखते हैं, जो बहुत अधिक जल्दबाजी का प्रदर्शन करता है, वो कोई चीज वो जल्दबाजी में करना चाहता है। इंस्टांस ऑफ सच मूड्स आर अवेलेबल इन हिज पोएम्स। इंस्टांस क्या होता है, उदाहरण, कि उसके पहले रूप के उदाहरण है इस प्रकार के, वो उसकी कविताओं के अंदर हमें देख सकते हैं। जैसे उसकी कविताएं हैं क्वीन मैप, ये पोर्टेंट पोइम है क्वीन मैप, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम एंड द विचेस ऑफ एटलस। इन कविताओं के अंदर हम उसके पहले रूप को देख सकते हैं। विच मीन्स जो, पोर्ट्रेट मीन्स चित्रित करती है। हिज वेलमेंट, वेलमेंट मीन्स होता है कड़ा, मजबूत। डिट्रेट मीन्स होता है प्रहार या वार। अगेंस्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग विजिबल अराउंड हिम, जो लगभग उसके चारों ओर प्रत्येक चीज जो दिखाई देती है उसके प्रति वो कड़े प्रहार को प्रदर्शित करते हुए दिखाई देती है। इन पोएम के अंदर उसके जो पहला रूप है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें जो उसके आसपास में दिखाई देती है, जैसे द गवर्नमेंट, सरकार, प्रीस्ट, पुजारी, मैरिज, शादी, रिलीजन, धर्म, एंड इवन गॉड, यहाँ तक कि भगवान को भी नहीं छोड़ते। वो भगवान, शादी, धर्म, पुजारी, सरकार, जो भी आसपास उसके वस्तु जिसको वह देखता है, महसूस करता है, उस पर वह कड़े प्रहार करते हुए विद्रोह की भावना से, जल्दबाजी करते हुए उसमें सुधार करने का रूप है उसका है, वो हमें दिखाई देता है। इन हिज अदर मूड, उसका जो दूसरा रूप है उसके अंदर, वी फाइंड, हम पाते हैं, द वंडरफुल लिरिक्स्ट, लिरिक्स्ट में से गीतकार, कि हम एक बहुत ही आश्चर्यजनक शानदार गीतकार को पाते हैं। इन शैली, शैली के अंदर, क्रिएटिंग पोएम्स रिमार्केबल फॉर देयर मेलोडी, मेलोडी क्या होता है, धुन, कि जिसने ऐसी कविताओं की रचना की है जो अपनी धुन के लिए उल्लेखनीय है। हम दूसरे रूप के अंदर एक ऐसे गीतकार शैली को पाते हैं जिसने धुन के लिए उल्लेखनीय कविताओं की रचना की है। यानी पहले के अंदर वो एक समाज सुधारक के रूप में विद्रोही भावना रखता है, जबकि दूसरे के अंदर वो बहुत ही मधुर धुन वाले कविताओं की रचना करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट देखिए, फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए,
इन पोएम सच एज, जैसी उसकी कविता है अडोनिस, वन फाइंड द पोइट्स इन द ग्रेव ऑफ वंडरर इन सर्च ऑफ ए ब्यूटीफुल येट अब्स्ट्रैक्ट विजन ओनली टू द मीट विद डिसअपॉइंटमेंट एंड डिसकंटेंट। क्या कह रहा है कि इस प्रकार का जो उसका रूप है, उसके उदाहरण के रूप में उसकी कविताएं जैसे अडोनिस है, जिसके अंदर कवि अपने आप को, द ग्रेव मीन्स क्या होती है, वेशभूषा, वेशभूषा, वेंडरर मीन्स घुमक्कड़, घूमने वाला, भटकने वाला, इन सर्च ऑफ तलाश में, ब्यूटीफुल में सुंदर, येट अब्स्ट्रैक्ट अमूर्त, अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, अमूर्त, विजन में से दृष्टि या दृष्टिकोण, कि इस कविता के अंदर हम अपने आप उस कवि को एक ऐसे घुमक्कड़ के रूप में घूमते हुए पाते हैं, ऐसी घुमक्कड़ की वेशभूषा के अंदर घूमते हुए पाते हैं, जो सुंदर और अमूर्त दृश्य को देखने की तलाश में भटकता है। ओनली टू मीट, लेकिन केवल उसे मिलता क्या है, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, लेकिन उसको केवल निराशा और डिसकंटेंट, असंतुष्टि, लेकिन उसको केवल निराशा और असंतुष्टि की प्राप्ति होती है। लेकिन वो जिस तलाश में, जिसकी तलाश में भटकता है, अलग अलग वेशभूषा के अंदर घुमक्कड़ बनता है, वो तलाश करता है सुंदर और अमूर्त दृश्य की, लेकिन वो तो नहीं मिलता, लेकिन उसको निराशा और असंतुष्टि अवश्य ही मिलती है। इट इज परहैप्स प्रोमेथियस अनबाउंड 1818 टू 1820 की ये शायद उनकी कविता है जिसका नाम है प्रोमेथियस अनबाउंड है, जो 1818 से लेकर के 1820 के समय में उन्होंने लिखी थी। विच मीन्स जो इमोर्टलाइजेज, इमोर्टलाइज मीन्स अमरत्व प्रदान करता है, अमर बनाती है, अमरत्व, अमरत्व देती है। शैलीज पोएटिक्स जीनियस, शैली की जो कवि के रूप में प्रतिभा है उसको, कि कवि, शैली की कवि के रूप में प्रतिष्ठा स्थापित करने वाली उसकी शायद पोइम है वो प्रोमेथियस अनबाउंड है, जो उन्होंने 1818 से लेकर के 1820 के समय तक लिखी थी। डिस्प्लेइंग हिज revolutionary enthusiasm, the poem portrays a hero, Prometheus, conceived in the image of mankind, desirous of freedom and liberty, but captive and tortured by the ruler of heaven। इस कविता है, इसकी जो कविता है, इसके अंदर किस चीज का वर्णन है, डिस्प्लेइंग मीन्स प्रदर्शन करती है, हिज रिवोल्यूशनरी एंथुसिज्म, रिवोल्यूशनरी क्या होता है, क्रांतिकारी, एंथुसिज्म क्या होता है, उत्साह है, कि इस कविता के अंदर कवि का जो क्रांतिकारी उत्साह है उसका प्रदर्शन किया गया है। द पोएम पोर्ट्रेज मीन्स ये कविता चित्रित करती है ए हीरो, एक ऐसे नायक को जिसका नाम क्या है, प्रोमेथियस, क्या नाम है, प्रोमेथियस, कंसीव्ड इन द इमेज ऑफ ह्यूमनकाइंड, ह्यूमनकाइंड मीन्स मानव जाति या मानवता, मानव जाति, मानव जाति की छवि के रूप में उसको प्रस्तुत किया गया है। कंसीव्ड मीन्स प्रस्तुत करना, कि जो कविता का नायक है प्रोमेथियस, उसको मानव जाति की छवि के रूप में प्रस्तुत किया गया है। डिजायरियस ऑफ, डिजायरियस मीन्स जो इच्छुक है, क्या है, इच्छुक है, किस चीज का इच्छुक है, फ्रीडम, स्वतंत्रता का, एंड लिबर्टी, आजादी का, कि जो स्वतंत्रता और आजादी का इच्छुक है। बट कैप्टिव, कैप्टिव मीन्स क्या होता है, बंदी बनाना, क्या होता है, बंदी बनाना, उसको बंदी बना लिया जाता है। एंड टॉर्चर, टॉर्चर्ड मीन्स शोषण किया जाता है, उसको, उसका शोषण करना किया जाता है, किसके द्वारा, बाय द रूलर ऑफ हेवन, स्वर्ग के शासक के द्वारा, लेकिन स्वर्ग के शासक के द्वारा उसको बंदी बना लिया जाता है और उसका शोषण किया जाता है। ऐसा वर्णन प्रोमेथियस अनबाउंड के अंदर किया गया, जिसके अंदर कवि के क्रांतिकारी विचार है, जो उत्साह है, उसको प्रस्तुत किया गया है। His poetry represented a world of dreams. His poetry, उसकी कविताएं, represented मीन्स प्रतिनिधित्व करती है, प्रस्तुत करती है, a world of dreams, सपनों की दुनिया,
कि उसकी कविताओं के अंदर सपनों की दुनिया का वर्णन किया गया है। सपनों इनहेबिटेड में से जिसमें नेक्स्ट देखिए, हिज पोइट्री रिप्रेजेंटेड ए वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, की उसकी जो कविताएं हैं वो सपनों की दुनिया का प्रतिनिधित्व करती है। जो इनहेबिटेड में से निवासित है, जिसके अंदर निवास होता है, बाय द इथर्नल फॉर्म्स, अलौकिक रूप का। इथर्नल में से शाश्वत रूप भी कह सकते हैं, ठीक है, शाश्वत रूप का निवास होता है। एंड एट टाइम्स ए वर्ल्ड ऑफ माइथ्स, माइथ्स क्या होती है, दंत कथा, और कई बार वो दंत कथाओं के संसार का वर्णन करती है। दंत कथा होती है माइथ, क्या होती है, दंत कथा। फॉर हिम, उसके लिए, किसके लिए, पीबी शैली के लिए, द वर्ल्ड ऑफ नेचर रिप्रेजेंटेड ट्रुथ एंड ऑल सिंबल फ्रॉम द नेचुरल वर्ल्ड। फॉर हिम, उसके लिए, द वर्ल्ड ऑफ नेचर मीन्स ये प्रकृति जो का संसार है वो, रिप्रेजेंटेड मीन्स प्रस्तुत किया करता है, ट्रुथ मीन्स सत्य को, एंड ऑल सिंबल्स, पूरे प्रतीकों को, संकेतों को, फ्रॉम द नेचुरल वर्ल्ड, सांसारिक प्राकृतिक संसार के, कि उसके लिए प्राकृतिक संसार के सारे सिंबल और जो प्रकृति संसार की प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है। परहैप्स, शायद, बेस्ट एग्जाम्पलीफाइड इन द क्लाउड, और ऐसे सबसे ज्यादा उदाहरण है वो द क्लाउड नाम की उसकी जो पोइम है इसके अंदर मिलते हैं। किसमें, द क्लाउड में। द स्काई लार्क, द ओड टू ए स्काई लार्क के अंदर, एंड द वेस्ट विंड, और ओड टू वेस्ट विंड के अंदर है प्रकृति के जो संकेत हैं, जो प्रकृति के प्रति उसका प्रेम है, वो सबसे अधिक प्रस्तुत किया गया है। अपने जो क्रांतिकारी विचार है वो भी ओड टू वेस्ट विंड के अंदर सबसे ज्यादा प्रस्तुत किए गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पीबी शैली के प्रमुख कार्य। तो पहला है ऑन द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म। एथेइज्म क्या होता है, नास्तिकता। क्या होती है, नास्तिकता, कि नास्तिकता की आवश्यकता पर उन्होंने एक ओड लिखा है, ओड ऑन द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म, नास्तिकता की आवश्यकता पर ओड। दूसरी है द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। तीसरी है प्रोमेथियस अनबाउंड, क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित। द मास्क ऑफ अनार्ची हेलेस, तानाशाही होता है, ठीक है, तानाशाही। हेलेस का मुखोटा, मास्क क्या होता है, मुखोटा। द सेंसी, याद रखना, द सेंसी बहुत ही महत्वपूर्ण पोएम है पीबी शैली की। द विच ऑफ एटलस, द इंडियन सेरेनेड, ओजामेंडेस ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट मिस्र के ओजानिस, इपिसीडियन, इपिसीडियन। नेक्स्ट है एलेस्टर और क्वीन मैप, क्वीन मैप, द विच ऑफ एटलस और द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। ये कविताएं हैं वो पीबी शैली के क्रांतिकारी विचारों को ज्यादा प्रदर्शित करती है। ओड टू वेस्ट विंड, ओड टू वेस्ट विंड, इसके अंदर भी उसके क्रांतिकारी विचार और प्रकृति के प्रति प्रेम है, उनका सबसे अधिक प्रदर्शन मिलता है। ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थी जो पीबी शैली ने की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एडोनिस। नेक्स्ट क्या है, एडोनिस। ओड टू स्काईलार्क, वर्ल्ड, लाइफ और टाइम। ओड टू नाइट, ए लेमेंट, डिफेंस ऑफ पोइट्री और द सेंसिटिव प्लान, संवेदनात्मक योजना। ये कुछ महत्वपूर्ण कविताएं थी जिनकी रचना पीबी शैली के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की जो क्लास है वो यही समाप्त होती है। आज हमने रोमांटिक एज के प्रमुख 5 कवियों का अध्ययन किया था। एस.टी. कोलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ, साउदी और पीबी शैली, ठीक है।
तो आशा करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगली क्लास के अंदर भी हम रोमांटिक एज के प्रमुख कवियों को और पढ़ेंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।